उसके गांव में अभी कुछ दिनों से कुछ अजीब सी चीजें हो रही थीं। गांव वाले बेचारे समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब कौन कर रहा था और उसका क्या मकसद था। कभी कोई कहता कि कोई उनके यहाँ चोरी करने आया, तो कभी कोई कहता कि जैसे उनके यहाँ पर कोई नज़र रख रहा था। लेकिन वह जो भी इंसान था, उसका आखिर यह सब के पीछे क्या मकसद था, वह किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और लाख पता लगाने के बावजूद भी किसी को यह पता नहीं चल पा रहा था कि यह सब कौन कर रहा था। हालांकि इतना तो सबको पता था कि यह जो कोई भी है वह गांव का रहने वाला ही है, क्योंकि हमारा गांव कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था और यह जो भी घटनाएं हो रही थीं वह अक्सर तब ही होती थीं जब किसी के घर में कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम हो। शुरुआत में तो सबको यह लगा कि शायद शादी में जब बारात आती है तो बारात में ही जो लोग शामिल होते हैं उनमें से ही कोई इस तरह की हरकत कर रहा है। लेकिन फिर जब उन सब ने मिल बैठकर इस पर विचार किया तो इस बात पर ध्यान दिया कि यह सब तभी हो रहा था जब उनके गांव में कोई नई लड़की बहू बनकर आती थी। यानी कि गांव में बारात आने पर यह सब नहीं हो रहा था। बारात के जाने के बाद जब नई नवेली दुल्हन का आगमन हो जाता था, उसके बाद ही यह सब होता था। इसका मतलब साफ था कि यह सब करने वाला कोई बाहरी इंसान नहीं था, बल्कि उनके गांव का ही रहने वाला था, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। बस सिर्फ वह इस बात का इंतजार करता था कि जब उनके गांव में किसी लड़के की शादी हो और सभी गांव वाले शादी के काम काजों में व्यस्त हों। एक दिन इसी तरह से वो भी अपने पास के गांव की एक शादी से वापस अपने घर लौट रहा था। उस वक्त उसे वहां से वापस आते हुए काफ़ी देर रात हो चुकी थी और बिजली न आने की वजह से बहुत अंधेरा भी छाया हुआ था। वो चुपचाप चांदनी की रोशनी में आगे का रास्ता देखते हुए चला जा रहा था कि जब वो एक घर के पास से गुजरा तो उसे ऐसा लगा कि उस घर की खिड़की के पास कोई खड़ा हुआ था। पहले तो वो अपनी धुन में चला जा रहा था, इसीलिए उस घर को पार करता हुआ थोड़ा आगे निकल गया। लेकिन जब उसने इस बात पर ध्यान दिया तभी उसके दिमाग में यह बात आई कि जिस घर के बाहर उसने उस इंसान को खड़े हुए देखा है, उस घर में तो कल ही शादी होकर आई है। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस इंसान की तलाश वो लोग अभी तक करते चले आ रहे हैं, यह वही इंसान हो। यह सब सोचकर वो तुरंत ही फुर्ती से वापस पलटा और उस तरफ दोबारा बढ़ने लगा। फिर उसने सोचा कि आज तो मुझे इस इंसान को हर हाल में पकड़ना ही होगा। इसीलिए वो बहुत ही दबे कदमों के साथ उस घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। जब वो थोड़ा करीब पहुंचा तो उसने जो कुछ भी देखा उसे देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। वह जो भी इंसान था वह उस घर की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। उसे उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि वह अंदर झांकने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तभी उसने अचानक से अपना नीचे का कपड़ा उतार दिया और फिर अजीब तरीके से वह हिलने लगा। उसे ऐसा लगा कि जैसे वह खुद से वह सब करने की कोशिश कर रहा हो। आखिर यह सब क्या था, उसे तो समझ ही नहीं आया। वो अपनी आंखों पर और ज़्यादा जोर डालने लगा ताकि उसे और ज़्यादा साफ तौर से दिखाई दे कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन दूरी होने की वजह से वो ठीक से कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसने कुछ कदम और उसकी तरफ बढ़ाए ताकि वो समझ सके कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो और करीब जाता, वह शख्स शायद यह भाप गया कि उसके पीछे कोई है। उसने तुरंत ही अपने कपड़े ठीक किए और तुरंत ही वहाँ से भाग गया। उसने उसका तुरंत ही पीछा किया और चोर चोर चिल्लाने लगा। लेकिन जब तक बाकी के सभी लोग बाहर निकल कर आए तब तक वह सामने के खेतों में घुस चुका था। खेतों में बड़ी बड़ी मक्का खड़ी हुई थी जो कि बहुत दूर तक फैली हुई थी। वह उन खेतों से होता हुआ पल भर में उसकी नज़रों से ओझल हो गया। गांव वाले शोर की आवाज़ सुनकर अचानक से घबरा गए।
फिर वह उससे पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ, तो उसने उन्हें पूरा घटनाक्रम बता दिया। उसके साथ साथ वह लोग भी इस बात पर अफसोस करने लगे कि वह इंसान आज भी उनकी पकड़ में नहीं आ सका। उसके बाद वो वापस अपने घर लौट आया और चुपचाप अपने बिस्तर पर आराम करने लगा। उसका नाम ऋषभ है। उसके पिता का देहांत कुछ साल पहले हो गया। उनके देहांत के बाद इस घर की पूरी जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर आ गई। उसका एक छोटा भाई भी है। सारी जिम्मेदारी उसके सर पर आ जाने की वजह से वो तो अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाया। इसीलिए उसने यह फैसला किया कि अगर वो नहीं पढ़ पाया तो क्या हुआ, वो अपने भाई को खूब पढ़ाएगा लिखाएगा। इसीलिए उसे अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए वो दिन रात मेहनत करने लगा। उसके साथ साथ ऋषभ की माँ भी खेतों में काम करती थी, जिससे उनके घर का खर्च ठीक ठाक तरीके से चल जाता था। इसके बाद जब उसके भाई ने 12वीं कक्षा पास कर ली तो उसे ऊंचे दर्जे की पढ़ाई करवाने के लिए उसने उसे शहर के कॉलेज में पढ़ाने का फैसला किया, ताकि वह अपने पैरों पर खड़े होकर कोई अच्छी नौकरी कर सके और उन सब का नाम रोशन करे। लेकिन क्योंकि खेतों में काम करने से इतनी ज़्यादा कमाई नहीं होती थी कि वो उसके शहर के कॉलेज की फीस भर पाए, इसीलिए वो ये सोच के परेशान था कि उसे वो आगे कैसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाए। फिर उसे कुछ जानकारी जुटाने पर यह पता चला कि पढ़ाई के लिए गरीब इंसान को लोन भी मिल जाता है। इसीलिए उसने सोचा कि लोन तो वो कैसे भी करके धीरे धीरे चुका देगा, और अगर वो ऐसा नहीं भी कर पाया तो तब तक तो उसके भाई की भी नौकरी लग चुकी होगी, तो फिर उसकी जो तनख्वाह होगी उससे वो सारा लोन चुका देंगे। क्योंकि उसका भाई पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, इसीलिए उसे उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। कुछ टाइम के बाद उसने जैसे तैसे करके उसके लिए लोन ले लिया और उसे शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। धीरे धीरे समय यूं ही बीतता गया और ऋषभ और उसकी माँ जी तोड़ मेहनत करते रहे और लोन की किस्तों को धीरे धीरे भरते रहे। फिर जब गर्मियों की छुट्टियां हुई तो उसका भाई वापस गांव लौट आया। कुछ दिनों बाद उसका रिजल्ट आने वाला था, जिसका उन लोगों को बेसब्री से इंतजार था। जिस दिन उसका रिजल्ट आने को था उस दिन वह सुबह से बड़ा ही परेशान लग रहा था। वो उसकी परेशानी समझ सकता था। वो भी जब पढ़ता था तो उसके रिजल्ट के दिन भी वो खुद बहुत परेशान रहता था। ऐसा लगता था जैसे उसे तो बुखार ही आ गया हो। उसने उसे समझाया कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम तो पढ़ने में कितने होशियार हो, फिर तुम्हें रिजल्ट की क्या चिंता, तुम्हारा रिजल्ट तो हमेशा अच्छा ही आया है और देखना इस बार भी अच्छा आएगा। कुछ देर के बाद जब उसके भाई का रिजल्ट आया तो उन सब के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसका भाई फेल हो गया था। जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि उसका भाई फेल हो गया था। यह सब आखिर कैसे हो गया, उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था। उसका रिजल्ट देखकर उसे तो सदमा सा लग गया था। उसकी माँ ने उसे तुरंत ही डांटते हुए पूछा कि आखिर यह सब क्या है, तुम्हें हमने कर्जा लेकर शहर पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन तुम्हारा परिणाम तो ऐसा आया है जिसकी कल्पना हमने कभी भी नहीं की। अपनी माँ की डांट सुनकर वह बुरी तरह से रोने लगा। ऋषभ ने उससे कहा कि आखिर बात क्या है, तो वह कहने लगा कि भैया अब मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। यह सुनकर तो एक बार फिर से उसे झटका लगा। उसने कहा पढ़ने में मन नहीं लगता, इस बात का क्या मतलब है, तुम तो पढ़ने में कितने अच्छे थे, फिर आखिर ऐसा कैसे कह रहे हो। तो वह कहने लगा कि अब पढ़ने में मन नहीं लगता तो नहीं लगता, क्या इसमें भी कोई ज़बरदस्ती है। जब आपका पढ़ने में मन नहीं लगा तो आपने भी तो पढ़ाई छोड़ दी। उसने उससे कहा मेरी पढ़ाई छोड़ने की वजह सिर्फ यही नहीं थी, मेरे सर पर तुम सबकी जिम्मेदारी थी। मैंने इसलिए पढ़ाई छोड़ी, ना कि इसलिए कि मेरा मन नहीं लगता था। पर तुम्हें तो हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तुम पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए हम सब
कर्ज लिए बैठे हैं और उसे जैसे तैसे करके चुका भी रहे हैं, लेकिन तुम तो बिना वजह ही पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। उसकी इस बात से उसका छोटा भाई नाराज हो गया और कहने लगा कि अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब मुझे नहीं पढ़ना है। बस कह दिया तो कह दिया। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम पढ़ाई छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुम्हारी डिग्री पूरी नहीं होगी तो तुम्हें कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। उसकी इस बात पर वह कहने लगा, उसकी आप चिंता मत करिए, मैं अपनी डिग्री गांव के कॉलेज से ही पूरी कर लूँगा। वहाँ मुझे परीक्षा में पूरी सहायता मिल जाएगी, जिससे मैं परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर लूँगा और फिर कोई ना कोई काम चलाऊ नौकरी यहीं आसपास के किसी कारखाने में ढूंढ लूँगा। अब उसकी बात मानने के अलावा उनके पास कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि वो समझा कर उसे देख चुके थे, पर वह अपने आगे कोई बात मानने को तैयार नहीं था। किसी को भी जबरदस्ती पढ़ाया नहीं जा सकता। यह तो इंसान की खुद की इच्छा पर ही निर्भर करता है और उसका भाई तो अपना फैसला साफ साफ सुना चुका था। इधर उन्होंने भी उसकी बात मान ली और दिन यूं ही बीतने लगे। धीरे धीरे करके उसने अपनी डिग्री गांव के कॉलेज से ही पूरी कर ली और पास के ही एक कारखाने में एक छोटी सी नौकरी करने लगा। उसके पढ़ाई छोड़ने से ऋषभ को बहुत दुख हुआ था और वो उससे नाराज भी रहता था। इसीलिए उसने उससे कह दिया कि जो लोन उन्होंने उसके लिए लिया था अब उसे वही चुकाएगा। इसीलिए वह जो भी पैसे कमाता था वह सारे उसके लोन की किस्त को पूरा करने में ही खर्च हो जाते थे, जिस वजह से वह बहुत ही नाराज सा रहता था। इधर उसके गांव में कुछ अजीब सी चीज़ें भी होने लगी थीं, जिससे गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। दरअसल बात यह थी कि जब भी उसके गांव में किसी की शादी होती तो शादी वाली रात उनके घर के बाहर दूल्हा दुल्हन ने अक्सर किसी ऐसे शख्स को देखा होता जो उनके कमरे में ताक झांक करने की कोशिश करता। इस बात से सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि शादी वाले घरों में खूब सारे गहने भी होते और रुपया पैसा भी रखा जाता था, जिस पर किसी की भी नज़र रह सकती थी। इसीलिए गांव वाले डरने लगे कि कहीं कोई तो है जो उनके रुपयों पैसों पर बुरी नज़र रखे हुए है और उन्हें चोरी करने की फिराक में है। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि आज तक कभी किसी के घर से चोरी हुई नहीं थी। तो फिर आखिर वह इंसान जो यह सब कर रहा था उसका मकसद क्या था? यह उन सब की समझ से बाहर था। पहले तो उन्हें यही लग रहा था कि शायद यह सब करने वाला कोई बाहरी इंसान है, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें इतना समझ आने लगा कि यह जो भी है वह इसी गांव का है और इसीलिए उन लोगों के इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वो उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ दिनों बाद ऋषभ की मां ने उसकी भी शादी तय कर दी और उसके घर भी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात थी कि अब तो उसके घर भी शादी की वजह से काफ़ी सारे गहने खरीद कर लाए जाएंगे और रुपया पैसा भी रखा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वही इंसान उसके घर पर आकर भी अपने मंसूबों को पूरा करने की कोशिश करे। ऋषभ ने अपनी माँ को बहुत अच्छे से समझाया कि आप घर में आने वाले हर इंसान पर पैनी नज़र रखना और वो भी पूरा ध्यान रखेगा। उसने अपने भाई से भी यह बात कह दी। वह कहने लगा कि भैया आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं तो आपके कहने से पहले ही सब चीज़ों पर अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ, इसीलिए आप चिंता मत करिए। हमारे घर से कुछ भी चोरी होकर नहीं जा सकता। सबको समझाने के बाद ना जाने क्यों वो अभी भी बहुत चिंता में था, क्योंकि उसके मन में चोरी के अलावा किसी दूसरी बात का डर भी बैठा हुआ था, क्योंकि अभी तक किसी ने वह नहीं देखा था जो कुछ दिनों पहले उसने उस रात शादी से आते वक्त देखा था, जिससे उसे यह अंदाज़ा हो गया था कि यह सब जो वह इंसान कर रहा है उसके पीछे का मकसद चोरी नहीं है, बल्कि शायद कुछ और ही है। इसके बाद उसकी भी शादी हो गई। शादी वाली रात वो बहुत खुश था
और फिर उसने अपनी पत्नी के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत भी की। 1-2 दिन के बाद उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि शादी तो इस बार उसके घर पर भी थी, लेकिन उसके घर पर वह शख्स क्यों नहीं आया? आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? जबकि अभी तक गांव में एक भी घर शादी वाला ऐसा बचा नहीं था कि उस घर में शादी हो और वह शख्स उस घर में ना गया हो। उसके घर के अलावा इस बात से सब गांव वाले बहुत ताज्जुब में थे कि वह इंसान आखिर उसके घर क्यों नहीं आया। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सब यह कहने लगे कि हो सकता है उस दिन तुमने उसका पीछा किया और जिस वजह से वह शख्स तुमसे बुरी तरह से डर गया हो, इसीलिए उसने सोचा कि वह तुम्हारे घर पर ना आए, क्योंकि हो सकता है तुम उसे पहचान लो या फिर पकड़ लो। उसे भी गांव वालों की यह बात ठीक लगी। उनकी इस बात में दम था। शायद इसी वजह से वह शख्स उसके घर अपने इरादों को पूरा करने के लिए नहीं आया था, लेकिन वो उस इंसान को पकड़ने के लिए बुरी तरह से बेताब था, क्योंकि गांव वाले उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। ऋषभ की माँ ने तो उसे कई बार समझाया कि आखिर उसे इस सब से क्या लेना देना, वो इन सब चक्करों में ना पड़े, क्योंकि ना जाने वह इंसान कौन है, कहीं वह उससे दुश्मनी ना पाल ले और उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन फिर भी उसे अपनी जान का कोई डर नहीं था। उसे बस यह सनक सी चढ़ी हुई थी कि कुछ भी करके उस इंसान को हर हाल में पकड़ना ही है। कुछ दिनों के बाद उनके गांव के एक घर में फिर से शादी होने वाली थी और वो इस बार पूरी तरह से तैयार था कि जैसे ही वह शख्स उस घर में जाएगा वो उसे हर हाल में पकड़ लेगा। इसके लिए उसने पूरी तैयारी भी कर ली थी। उसने उस घर के बाहर एक छोटा सा उपलों का ढेर लगा दिया था, जिसको उसने ऐसा खोखला कर दिया था जिसमें वो छुप कर बैठ सके, और कुछ कांच के टुकड़े उसने छोटे छोटे करके अपने पास रख लिए थे, ताकि जैसे ही रात हो वो उस घर के बाहर की खिड़कियों के आसपास उन टुकड़ों को डाल दे और वह इंसान जब भागने की कोशिश करे तो वह टुकड़े उसके पैरों में घुस जाएं और चोट लगने की वजह से वह भाग ही ना पाए। जैसे ही रात हुई वो अपनी योजना को पूरा करने के लिए उस शादी वाले घर के बाहर पहुंच गया। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी वह इंसान वहां नहीं आया। वो यह सोच सोच कर परेशान था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वह इंसान इस गांव को छोड़कर चला गया हो, इसीलिए वह ना तो उसकी शादी में आया और ना ही अब इस घर में आया है। अभी वो यह सब बैठकर सोच ही रहा था कि तभी उसे एक परछाई सी दिखाई दी, जिसे देखकर वो बुरी तरह से सहम गया और खामोशी से उस परछाई को देखने लगा। थोड़ी देर में वो समझ चुका था कि वह और कोई नहीं बल्कि वही शख्स था। जैसे ही वह इंसान अपने उस काम को करने में व्यस्त हुआ, वो तुरंत ही उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागा। वैसे ही उसने तुरंत अपने कपड़ों को ठीक किया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके बिछाए हुए कांच के टुकड़े उसके पैरों में घुस गए और वह वहीं पर लड़खड़ा कर गिर गया। उसने तुरंत ही उसे उठाया और उसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने उसे एक जोर का धक्का दिया और वापस मक्का के खेतों की तरफ घुस गया। पर आज वो पूरा इरादा बना चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस इंसान को छोड़ने वाला नहीं। वो भी पूरी फुर्ती से उनके पीछे भागा और बहुत दूर तक वो उसका पीछा करता रहा, क्योंकि उसके चोट लगी हुई थी। इस वजह से वह बहुत दूर तक नहीं भाग सका और आगे जाकर कुछ दूर वह थक कर गिर गया। उसने उसे जाकर पकड़ लिया और उसे एक पेड़ के नीचे ले जाकर बिठाया। जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, उसके ऊपर तो बिजली ही गिर गई, क्योंकि वह इंसान और कोई नहीं बल्कि उसका छोटा भाई था। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि तुम्हें आखिर यह सब करने की क्या ज़रूरत थी और तुम यह सब क्यों कर रहे थे। उसे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि इस सब को करने के पीछे और कोई नहीं बल्कि उसका ही भाई था। उसकी इस बात पर वह बुरी तरह से रोने लगा। उसने उसके खींचकर 2-3 तमाचे दिए। उसने कहा, अपना यह ड्रामा बंद करो और मुझे बताओ
कि आखिर तुम यह सब क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। उसके बाद उसने उसे जो कुछ बताया उसे सुनकर तो वो दंग रह गया। उसने कहा, भैया आपने मुझे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था, मैं भी यहाँ से यह सपना सजो कर गया था कि वहाँ पहुँचकर मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा और एक अच्छी नौकरी पाकर आप लोगों का नाम रोशन करूँगा। लेकिन वहाँ पर मेरी कुछ लड़कों से दोस्ती हो गई और फिर धीरे धीरे उनकी संगत में रहकर मुझे ना जाने कब गलत आदतों की लत लग गई, यह मुझे पता ही नहीं चला। वह लोग बहुत सारे नशे भी करते थे जिनकी मुझे भी आदत पड़ गई। वह नशे बहुत ही महंगे आते थे जिनके खर्चों को पूरा करने के लिए वह अलग अलग तरह के काम करते थे। उन्होंने मुझे भी यही सलाह दी कि मैं भी उनका यह सारे काम करने में साथ दूं, लेकिन मैं वह सब नहीं करना चाहता था। और जैसे जैसे मेरे पैसे ख़त्म होने लगे और मुझे नशे की ज़रूरत महसूस होने लगी तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर अब मैंने नशे की ज़रूरत को पूरा नहीं किया तो शायद मैं अपनी जान से हाथ ही धो बैठूंगा। इसीलिए फिर मैं उन कामों में साथ देने लगा। ना चाहते हुए भी मैं वह सब कर रहा था। शुरुआत में तो मुझे वह सब करते हुए बुरा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे फिर इस सब में मज़ा आने लगा और फिर मैं खुद भी उस सब में लिप्त हो गया। मैं कुछ लोगों के वैसे वीडियो तैयार करके उन्हें महंगे दामों पर उन लोगों को बेच देता था जो इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाने का गोरख धंधा चलाते हैं। वह ऐसे एक एक वीडियो का बहुत ऊंचा ऊंचा दाम देते थे जिससे हम लोगों की बहुत अच्छी कमाई हो जाती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और फिर जब मैं फेल हो गया तो आपने जब मुझ पर पढ़ाई का दबाव बनाया तो मैंने गुस्से में आकर यह फैसला सुना दिया कि अब मैं पढ़ाई करूँगा ही नहीं और अपनी डिग्री गांव के कॉलेज से पूरी कर लूँगा। लेकिन जब मैंने बाद में ठंडे दिमाग से सोचा तब मुझे समझ आया कि मैंने यह कहकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि यहाँ रहकर तो मैं अपने खर्चे पूरे ही नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने नशे की ज़रूरत को पूरा करना शुरू किया। यहाँ रहकर यह सब करने में मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी, पर मेरे पास धीरे धीरे जो बचे हुए पैसे थे वह भी ख़त्म होने लगे थे। अब मुझे कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा था, इसीलिए मैंने फिर अपने दोस्त से मदद मांगी, पर मेरे दोस्तों ने भी मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। इसीलिए शुरुआत में तो मैंने छोटी मोटी चोरी की और फिर जब मेरी डिग्री पूरी हुई तो उसके बाद मैंने जो नौकरी की उसके सारे पैसे तो लोन की किस्त चुकाने में ही चले जाते थे, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खिसियाया हुआ रहता था। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त का मेरे पास फ़ोन आया और वह कहने लगा कि अगर मैं उसे इस तरह के वीडियो बनाकर भेज दूं तो वह मुझे उनके बदले में बहुत ही बड़ी रकम दिलवा सकता है। मैंने उससे कहा कि यहाँ गांव में रहकर तो मैं इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकता। तभी उसने मुझे आइडिया दिया कि अगर मैं गांव में होने वाली शादियों के समय उन लोगों की जो वीडियो है उसे बनाकर उसे भेजता रहूं तो इस तरह से मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा और उसका भी। मुझे उसका यह विचार पसंद तो आया, लेकिन अपने गांव वालों के साथ यह सब करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। पर मैं भी क्या करता, मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं बचता। इसीलिए मैं फिर तैयार हो गया। मैंने सोचा कि इस तरह से मेरा काम भी हो जाएगा और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। इसीलिए मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि गांव में कहाँ पर किसके यहाँ पर शादियाँ हो रही हैं और शादी वाली रात मैं तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता था। उन लोगों को देखकर मेरी भी भावनाएं जाग जाती थीं और इसीलिए मैं खुद भी वह सब करने लगता था। अपने भाई के मुंह से यह सारी बातें सुनकर ऋषभ बहुत शर्मिंदा हो चुका था। उसने कहा,
अब मुझे समझ आया कि जब मेरी शादी हुई तो वह शख्स मेरे घर पर क्यों नहीं आया। उसका भाई कहने लगा, हाँ भैया, मैं जानता हूँ कि मैं एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान हूँ, लेकिन मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं कि अपने ही सगे भाई भाभी के साथ इस तरह का काम करूं। इसीलिए आपकी शादी के समय वह सब नहीं हुआ जो बाकी गांव वालों की शादियों के समय होता आया था। उसने अपने भाई से कहा कि तुमने हम लोगों का नाम खराब करके रख दिया। तुमने हमारे मरे हुए पिता के बारे में भी एक बार नहीं सोचा। उनकी आत्मा तुम्हारी ऐसी हरकतें देखकर दर्द से तड़पती होगी। तुमने हम सबको बहुत ठेस पहुंचाई है। हम सबको तुमसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन तुमने उन सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तुमने तो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए गांव के लोगों की ज़िंदगी ही खराब कर दी। हमारे गांव में जो भी महिलाएं ब्याह कर आईं, तुमने उनकी ज़िंदगियों पर दाग लगा दिया। तो उसका भाई कहने लगा कि नहीं भैया, मैंने भले ही यह काम किया, पर इस तरह से किया कि उन लोगों पर भी कोई आँच ना आए। जब भी उनकी ऐसी वीडियो बनाई तो उनके चेहरों को पूरी तरह से धुंधला कर दिया, ताकि कोई भी यह समझ ना पाए कि आखिर वह लोग कौन हैं। उसकी यह बात सुनकर ऋषभ को कुछ तसल्ली तो हुई, लेकिन उसने फिर भी उससे गुस्से में कहा, तो क्या हुआ, आखिर तुमने जिंदगी तो उनकी खराब की ही ना। इससे तुम्हारा गुनाह कम नहीं हो जाता। वो अपने भाई से इतना कहकर उसे वहीं खेतों में छोड़कर वापस घर चला आया। इसके बाद उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसने अपने भाई से बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। धीरे धीरे कुछ दिन बीते तो उसने ध्यान देना शुरू किया कि उसका भाई अब फिर से पढ़ने लगा था। वह अपनी नौकरी भी कर रहा था, लेकिन लौटकर पढ़ाई भी करता था। उसे नहीं पता था कि वह किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो इस बात से खुश था कि शायद अब उसे अपनी गलती का एहसास है और इसीलिए वह उसे सुधारने के लिए पढ़ रहा है। समय बीतता गया और फिर एक दिन उसका भाई अपने हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर आया और ऋषभ की माँ को खिलाते हुए और ऋषभ की तरफ देखते हुए बोला कि मेरा सिलेक्शन सरकारी टीचर के पद पर हो गया है। आज आपका बेटा सरकारी हो गया। उसकी यह बात सुनकर ऋषभ की आंखों में आंसू आ गए। अब तक वो अपने दिल में जो भी गिले शिकवे भाई को लेकर लिए बैठा था, वह सारे अचानक ही भावनाओं में बह गए और उसने तुरंत ही अपने भाई की तरफ कदम बढ़ा दिया। यह देखकर उसके भाई की भी हिम्मत बढ़ी और उसने तुरंत ही आकर उसके पैर छू लिए। उसने उससे कहा, भैया, आज मैं जो कुछ भी हूँ वह सिर्फ आपकी वजह से। अगर आपने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया होता तो मेरी आंखें कभी नहीं खुलती और मैं अपने जीवन को कभी भी एक नए मुकाम पर नहीं पहुंचा पाता। उसने उसे गले से लगा लिया। उन दोनों ने जाकर फिर पिताजी की तस्वीर के सामने उनसे भी आशीर्वाद लिया। उसका भाई उससे कहने लगा, भैया, अब तो पापा मुझसे खुश होंगे ना, अब तो वह नाराज नहीं होंगे और मैं जीवन में कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करूँगा और ना ही कभी किसी गलत संगत में पड़ूंगा। अपने भाई की यह बात सुनकर ऋषभ को बहुत खुशी हो रही थी। उसने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अपनी इस बात को हमेशा याद रखना और कभी भी किसी का दिल मत दुखाना। उसके भाई में जो इतना बड़ा परिवर्तन आया था, उसे देखकर वो बहुत खुश था। धीरे धीरे उसके भाई ने शहर में मकान ले लिया और फिर वो सभी लोग उसके साथ राजी खुशी वहीं पर एक बहुत अच्छी जिंदगी जीने लगे, जिसकी कल्पना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं की थी। दोस्तों, अक्सर लोग कभी अपनी उम्र के तकाजे की वजह से या फिर नासमझी की वजह से कुछ ऐसी गलत आदतों में फंस जाते हैं कि उस वक्त वो यह नहीं सोचते कि वो क्या यह सही कर रहे हैं या गलत। लेकिन एक सही इंसान वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे और उनको सुधारे और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करे। साथ ही उन गलतियों को दोबारा कभी भी ना दोहराने की कोशिश करे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंसान गलतियां ना करे, लेकिन अपनी गलतियों से सीख लेकर खुद
खुद के और दूसरों के जीवन को सुधारने वाला इंसान ही एक सफल इंसान है, ना कि दूसरों को परेशान करने वाला। साथ ही हमें कभी भी किसी गलत संगत में पढ़कर गलत काम नहीं करने चाहिए और ना ही खुद की जिंदगी को नशे का गुलाम बनाना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।